नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिस पर आप देखोगे दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि फ्रांस में हो सकता है कि सिविल वॉर हो जाए। यहां पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन वार्न्स ऑफ सिविल वॉर इफ फार राइट और फार लेफ्ट विन फ्रेंच इलेक्शंस। नाउ इन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि फ्रांस में सिविल वॉर हो सकती है, और अगेन मुझे यहां पर एक बात मेंशन करनी पड़ेगी, फ्रांस एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री, एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर। आप अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखो तो टॉप 10 इकोनॉमी में इनका नाम शामिल होता है। एडवांस्ड कंट्री है साइंटिफिकली, इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री। और यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट कहते हैं हमारे देश में गृह युद्ध हो सकता है। अपने आप में स्टेटमेंट कितनी ज्यादा चिंताजनक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि हमारे देश में, मतलब कि फ्रांस में, राइट विंग लेफ्ट विंग अब इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग आपस में लड़ ही पड़ेंगे। और यह स्टेटमेंट इन्होंने दी है क्योंकि फ्रांस बहुत ही जल्द इलेक्शन स्टार्ट करने वाला है। नाउ ये सारी बातें क्यों कही जा रही है, क्या फ्रांस में जेन्युइनली गृह युद्ध हो सकता है, यह सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा। ना यहाँ पे पहले तो ना आपको ये समझना होगा कि फ्रांस में और यूरोप में पॉलिटिक्स किस टाइप की है। एक्चुअली सबसे पहले तो अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेरियो की, किसी भी देश में राइट विंग लेफ्ट विंग कितने लोग होते हैं और सेंट्रिस्ट कितने लोग होते हैं। ना अगेन मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, आज के समय ना राइट विंग रहा नहीं है। ऑलमोस्ट दुनिया के किसी भी देश में आप देखो, राइट विंग बन रहा है फार राइट, लेफ्ट विंग बन रहा है फार लेफ्ट। मतलब आप कह लीजिए दोनों साइड्स ना अपनी विचारधारा की जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहां पर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुद्दे क्या होते हैं। नंबर वन मुद्दा, बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यूरोप में जो सफेद गोरी चमड़ी के लोग हैं इनकी संख्या गिर रही है, हमारी आबादी गिर रही है, हमें रिप्लेस ना कर दिया जाए अपने देश में, यह बहुत बड़ा मुद्दा होता है। सेकंड मुद्दा है जॉब्स, नौकरियां कम हो रही हैं। इसमें भी काफी बार बाहर के लोगों को ब्लेम किया जाता है, बाहर के लोग बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो इस वजह से जो फ्रांस के नेटिव लोग हैं या फिर इटली के या किसी भी यूरोपियाई देश के, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू आता है क्राइम का। देखो ये बात तो जग जाहिर है कि यूरोप में जब से अफ्रीका से, एशिया के बाकी देशों से बहुत सारे इमिग्रेंट्स गए हैं, क्राइम वहां पर बढ़ा है। और वेरियस यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग हैं वो इस बात को लेकर अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि ये बाहर के लोग जिनमें प्रॉपर सिविक सेंस नहीं है, इनमें से कई लोग अपराधी हैं, ये कानून की इज्जत नहीं करते, ये हमारे यहाँ आके कानून की व्यवस्था खराब कर रहे हैं, हम इनको एंट्री क्यों दे रहे हैं। तो जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका तोड़ निकालती हैं कि इन सब को बैन कर दो, बाहर के लोगों को हम एंट्री ही नहीं देंगे, बहुत ही लिमिटेड लोगों को एंट्री देंगे, बस बाहर के लोग बहुत कम आएंगे हमारे कंट्री में। वेराज आप अगर लेफ्ट विंग को देखोगे, लेफ्ट विंग कहता है कि उनको आने दो, हमारे देश में आबादी गिर रही है, जो गिर भी रही है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है, बाहर के लोग नहीं आएंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। राइट विंग इसके रिस्पॉन्स में कहता है इसका सोल्यूशन है कि क्रिश्चियनिटी पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा रिलीजियस बनो, हम लोग ज़्यादा ही मॉडर्न बन चुके हैं, ज़्यादा एथिस्ट बन चुके हैं, इस वजह से फैमिली स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, वापस जो हमारे फंडामेंटल्स थे, जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे, वैसा फैमिली स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा। तो वेरियस टाइप की विचारधारा आपको मिलेगी। यूक्रेन वॉर में भी आप अगर देखो, यूक्रेन वॉर में जो राइट विंग पार्टीज हैं यूरोप की, वो कहती हैं कि यूक्रेन को काहे सपोर्ट करना, हम क्यों पैसे दें यूक्रेन को। लेफ्ट विंग पार्टीज कहती है कि देखो यूक्रेन को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन एक बार गिर गया तो रशिया फिर बाद में पोलैंड को अटैक करेगा, बाकी कंट्रीज को अटैक करेगा। नाउ ये मैंने आपको बता दी है विचारधारा राइट विंग और लेफ्ट विंग की। और पिछले कुछ सालों में आप देखोगे अब यूरोप में राइट विंग लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जीतती, जीत रही हैं या तो फार लेफ्ट या फिर फार राइट विंग पार्टीज। और जो सेंट्रिस्ट लोग हैं ये लगातार कम होते जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है किसी भी कंट्री में, राइट विंग लोग हो गए 20%, 20% हो गए लेफ्ट विंग लोग, बीच के जो सेंट्रिस्ट लोग हैं जो मानते हैं कि देखिए कुछ मामलों में मैं राइट विंग से एग्री करता हूं, कुछ मामलों में मैं लेफ्ट विंग से एग्री करता हूं, वो बहुमत होती है। इलेक्शन ये लोग डिसाइड करते हैं, जहां पर ये 60% झूम गया वही पार्टी पावर में आ जाती है। नाउ फ्रांस के केस में क्या हुआ है, पिछले 2-3 सालों में फ्रांस में एक बहुत ही विचित्र बदलाव आया है। देखो वैसे फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन 2022 के चुनाव जीतकर फ्रांस के प्रेसिडेंट बन गए थे, मगर पिछले 2 सालों में बाहर के लोगों का इशू इतना बड़ा,
अनएम्प्लॉयमेंट का इशू इतना बढ़ चुका है, क्राइम का इशू इतना बढ़ चुका है कि अब ना फ्रांस में आप कह लो सेंट्रिस्ट लोग 20% के आसपास ही बचे हैं। ज्यादातर लोग या तो हो गए हैं फार राइट या फिर फार लेफ्ट। और इमैनुअल मैक्रोन सिंस सेंट्रिस्ट कहते हैं खुद को, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में बड़ा झटका लगा। जो फ्रांस की फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बहुत सारे वोट्स पड़े, उनकी बहुत सारी सीट्स आ गई। अगेन मैं यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, फ्रांस के इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा। तो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस में इमैनुअल मैक्रोन दंग रह गए कि फ्रांस में अब स्थिति ऐसी हो चुकी है, क्या लोग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि या तो मैं जी पूरा लेफ्ट विंग या पूरा राइट विंग, सेंट्रिस्ट बचा ही नहीं है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा अगले इलेक्शन वैसे देश में 2027 में होने हैं ना, मैं काम करता हूं 2022 से 2 साल बाद ही 2024 में मैं कहता हूं फिर से इलेक्शंस करवाओ। क्यों? इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में ये बात लोग समझ जाएं कि आज भी लोग फ्रांस का लीडर इमैनुअल मैक्रोन को मानते हैं और जो उनकी पार्टी की विचारधारा है कि सेंट्रिस्ट रहो, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, वो फ्रांस के लिए बेस्ट है। तो इसलिए देखिए फ्रांस में स्टार्ट हो चुके हैं इलेक्शंस और मैं ये देखकर हैरान हूं कि ये इलेक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं कहूँगा कि ये चुनाव ना फ्रांस की आत्मा के लिए है। अगर इन चुनावों में जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जीत गई तो मैं कहूँगा कि ये बाकी रेस के लोगों के लिए बहुत ज़रा खराब होगा ना। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, इंडिया में कई राइट विंग पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि यूरोप में जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है ना, वो अच्छी बात है उनके लिए। हर जगह राइट विंग, देखो इंडिया का राइट विंग और यूरोप का राइट विंग बहुत अलग है। यूरोप में एक बार फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह अगर छा गई तो कल को आप या मैं, हम लोग ब्राउन हैं, गोरे नहीं हैं, हम लोग अगर यूरोप में जाते हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रेसिज्म होने का खतरा बहुत ज़रा बढ़ जाएगा, अटैक्स हो सकते हैं। क्योंकि जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी विचारधारा बड़ी कट्टर है। ये लोग मानते हैं यूरोप बस प्योर वाइट होना चाहिए, प्योर क्रिश्चियन होना चाहिए। ये जो बाहर के लोग आ गए हैं, चाहे कोई भी हो, कहाँ का भी हो, अगर उसकी आंखें बिल्कुल नीली नहीं है, ब्लॉन्ड बाल नहीं है, तो वो यूरोप में फिट होने लायक है नहीं। इस टाइप की विचारधारा है यूरोप की कई फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज की। चाहे वो खुल के ये बात ना बोले, उनके सपोर्टर्स इसी विचारधारा पे बिलीव करते हैं। और इसलिए मैं देख रहा था फ्रांस के, देखिए एक स्टार फुटबॉलर है, मैं तो इनको कहूंगा ग्लोबल आइकॉन है, किलियान एम्बाप्पे। आपने इनके बारे में अगर सुना ना हो, मैं आपको बता दूं, फ्रांस की फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। मैं कहूंगा शायद दुनिया के ही आज के समय सबसे फेमस फुटबॉलर होंगे ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी के बाद। और रिसेंटली ये भी बोल पड़े फ्रांस के इलेक्शंस को लेकर। इन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा प्लीज फार राइट पार्टीज को वोट मत कर देना, मैं नहीं चाहता फ्रांस कोई ऐसा देश बन जाए जिसको मैं पहचानता नहीं हूं। ये बात इनको खुल के बोलनी पड़ी। आप इमेजिन कर सकते हो, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दे, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इसलिए देखो फ्रांस के इलेक्शंस इतने ज़्यादा बटे हुए हैं। और लोग भी, मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, एटलीस्ट मैंने फ्रांस में ये बात नोट करी है, लोग एक बार को ना देश के हित को भूल चुके हैं। लोग चाहते हैं कि बस मेरी पार्टी जीत जाए। मतलब एक टाइम पे ऐसे होता है कि आदमी देश को कहता है देश की देखी जाएगी, जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ वही पार्टी जीतनी चाहिए। तो इसलिए इमैनुअल मैक्रोन को अपने देश के नागरिकों को ये वार्निंग देनी पड़ी कि मैं आपको बता रहा हूँ फ्रांस में सिविल वॉर हो सकती है। क्योंकि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट की जो विचारधारा है ये इतनी ज़्यादा अपोजिट है कि ये दोनों एक टेबल पर बैठकर डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखना होगा कि फ्रांस के इलेक्शंस जो 7 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पर कौन जीतता है। क्या इमैनुअल मैक्रोन वापस पावर में आने वाले हैं या फिर मरीन ले पेन, जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडर हैं, वो पावर में आएंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्योंकि एक यूरोप में ट्रेंड रहता है, जो फ्रांस करता है बाकी सब कंट्रीज फॉलो करती है उसको, चाहे फैशन हो, चाहे साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो। फ्रांस आप कह लो ट्रेंड सेटर रहता है। तो फ्रांस में अगर एक बार फार राइट पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आ गया, फिर तो देखिए बाकी रेस के जो लोग हैं पूरे यूरोप में, वो थोड़े से उनको अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। फिर पूरे यूरोप में ही एक बहुत बड़ी फार राइट पार्टीज की लहर चलेगी। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में बहुत रहेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दागिस्तान, ये जो एरिया है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है कि दागिस्तान किस कंट्री का पार्ट है। इस पर मैंने पूरी एक वीडियो करी थी अपलोड। बताइए दागिस्तान आपको किस देश में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
एक बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, शुरुआत आपको करनी होगी। और स्टडी आईक्यू आपको मौका दे रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग करने का। स्टडी आईक्यू का न्यू सीजन बैच 1 ये 26 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली न्यू बैच है। न्यू बैच का मतलब सिंपली ये है कि आप चैप्टर 1 से फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी यूपीएससी जर्नी की शुरुआत करोगे विद स्टडी आईक्यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। स्टडी आईक्यू के बैचेस इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बैच परचेज करना है जो बहुत पॉपुलर है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप P2I बैच स्टडी आईक्यू का बाय कर सकते हैं। न्यू सीजन बैच 1, इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शंस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स जो डिलीवर की जाएगी एट योर एड्रेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एंड कैप मॉड्यूल्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कोड, ये भी मत डाल देना। ये आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे होंगे और आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज न्यू सीजन कोर्स। तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।